आज जो लोग हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने के बाद ऐसे ही सिर्फ एक वोट से गिरा दी गई थी। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। और आज हम आपको अभिषेक मनु सिंघवी का वो बयान फिर से सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि धोखा देने वाले विधायक रात को उनके साथ बैठे हुए थे और 3 विधायकों ने सुबह उनके साथ नाश्ता भी किया था। यानी इन विधायकों ने उनके साथ पिछली रात को डिनर किया और उसी दिन सुबह नाश्ता भी किया। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं कि जो विधायक उनके साथ खाना खा रहे हैं, रात में चुनाव पर उनसे बातें कर रहे हैं, समर्थन का पूरा आश्वासन दे रहे हैं, वही विधायक उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दे देंगे और हर्ष महाजन को जिता देंगे। असल में बेवफाई ऐसी ही होती है जिसमें लोग ये बोलकर धोखा दे जाते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे भाई साहब, हम पर विश्वास रखिए, हम आपके आदमी हैं। क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? ये कथन आपने अक्सर सुना होगा, आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग आपको ये कहते होंगे कि मुझ पर विश्वास रखिए। हम पर विश्वास नहीं है क्या आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप? और उसके बाद वही लोग आपको धोखा देते हैं। और इस बार देश के इतने जाने माने वकील जो कि अदालतों में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े बड़े जो लीगल युद्ध हैं, जो कानूनी युद्ध हैं, लीगल बैटल्स जो हैं, उन्हें वो जीतते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं को कानून के दायरे में वो सुरक्षित रखते हैं। वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाए और वो खुद इस बेवफाई का शिकार हो गए। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। अब देखिए, भारत की राजनीति में क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है। क्रॉस वोटिंग शुरू से होती रही है। ये दल बदल कानून भी इसीलिए आया था। और आया राम गया राम, ये भी आपने सुना होगा। ये कोई नई बात नहीं है। पार्टियां ऐसे ही टूटती रहती हैं, विधायक सांसद ऐसे ही टूटते हैं। कांग्रेस ने भी यही करके अपनी अपनी बहुत बार सरकारें बनाई हैं और बचाई हैं, दूसरों की गिराई हैं, और बीजेपी भी यही कर रही है। ये भारत की राजनीति का एक ऐसा हिस्सा है जिसे सबने स्वीकार कर लिया है। अब होता यह है कि जो इसका शिकार हो जाता है वो इस कहने लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और जो ये करके दिखाता है वो ये कहता है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। कहते हैं कि आप केवल एक इंसान को धोखा नहीं दे सकते, और वो इंसान खुद आप होते हैं। एक ही है जिसे आप धोखा नहीं दे सकते, और वो आप खुद हैं। लेकिन इंसान फिर भी खुद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करता है और फिर दूसरे ही उसे धोखा देते हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी को भी ऐसा ही धोखा इस बार अपने जीवन में मिला है। हिमाचल प्रदेश के इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण यही है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं से भरी हुई है आज, जो पार्टी के अंदर खुद को अपमानित महसूस करते हैं और उनकी बात पार्टी में सुनी नहीं जा रही। और इन नेताओं की स्थिति रामायण काल के विभीषण जैसी हो गई है, जो अपमानित होने की वजह से अब अपनों के साथ नहीं है और दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी में जो सबसे बड़ा फर्क आपको नजर आएगा आज ब्लैक और व्हाइट में, वो है परिवारवाद को लेकर। अनुशासन को लेकर तो आपने देख लिया कि बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा फर्क तो यह है कि दोनों में अनुशासन का फर्क है, लेकिन एक और बहुत बड़ा फर्क है परिवारवाद का। कांग्रेस के बहुत सारे पुराने और बड़े नेता यह सोचते हैं कि अगर पार्टी पर एक ही परिवार का दशकों से 70 साल से नियंत्रण हो सकता है, और जब सारे नेता अपने अपने परिवारों के हिसाब से सोच रहे हैं, तो वो अपने परिवार के लिए क्यों ना सोचे और वो अपने परिवार के लिए राजनीति क्यों ना करें। और इसीलिए इस तरह की बगावत अक्सर होती रहती है। हिमाचल प्रदेश में भी प्रतिभा सिंह, जो कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वीरभद्र सिंह जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रतिभा सिंह उनकी पत्नी इसलिए नाराज बताई जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पति वीरभद्र सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो अब उनकी मृत्यु के बाद उन्हें और फिर उनके पुत्र को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और इसलिए कई बार ऐसी बगावतें होती हैं। तो आपको याद होगा जब बीजेपी
वहां पर सरकार नहीं बना पाई थी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराकर चुनाव जीत गई थी, तब प्रतिभा सिंह ने काफी कोशिश की थी कि वीरभद्र सिंह के बाद अब उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उन्हें और उनके पुत्र को प्रमोट किया जाए। और उनका यह भी मानना है उनके परिवार का कि कांग्रेस जो जीती वो वीरभद्र सिंह के नाम पर जीती थी, इसलिए पहला जो हक बनता है वो वीरभद्र सिंह के परिवार का बनता है। लेकिन कांग्रेस का जो आला कमान है वो नहीं माना और उन्होंने प्रतिभा सिंह की बजाय सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखिए, कांग्रेस में बहुत पुराने जमाने से ही बहुत सारे राजनीतिक परिवार हैं और हर राज्य में कांग्रेस में बड़े बड़े राजनीतिक परिवार मौजूद हैं और कांग्रेस में परिवारवाद ऊपर से लेकर नीचे तक है। अब ये जो बड़े बड़े परिवार हैं राजनीति के जो कांग्रेस में है, वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि जब शीर्ष पर एक ही परिवार 70-75 साल से कांग्रेस को चला सकता है, जब कांग्रेस में बिल्कुल शीर्ष पर इतना परिवारवाद है जहां पर एक के बाद एक पीढ़ी आती है और वही कांग्रेस को चलाती है, वही लगातार प्रधानमंत्री बनते हैं, वही लगातार बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस को अपने हिसाब से, परिवार के हिसाब से चलाते हैं, तो फिर उनके परिवार में क्या कमी है? वो भी अपने परिवार को प्रमोट करना चाहते हैं, वो भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि बिल्कुल शीर्ष पर हो रहा है। यानी वो गांधी परिवार को ही एक आईना दिखाने की कोशिश करते हैं और इस तर्क का कांग्रेस के आला कमान के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर जब वो इन लोगों को ये सारी चीजें नहीं करने देते तो फिर ये बगावत होती है और फिर ये नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हर राज्य में ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए बीजेपी में क्या है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ता से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वो पहले पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पार्टी के लिए लगा दिया और एक कार्यकर्ता से शुरू करके अपना करियर अब वो यहां तक पहुंचे हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और यह निश्चित है कि उनके बाद उनका बेटा बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, उनके परिवार का कोई सदस्य इसलिए अध्यक्ष नहीं बन जाएगा क्योंकि जेपी नड्डा आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और यही अनुशासन बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाता है और इसीलिए कांग्रेस में इस परिवारवाद को लेकर अक्सर जो बड़े बड़े नेता हैं क्षेत्रीय दलों के, वो कांग्रेस के आला कमान को चुनौती दे देते हैं। अब बीजेपी में क्या होता है? बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को बना दिया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री ऐसे थे जिन्हें तुरंत रातों रात हटाकर विधायक बना दिया, कहा कि आप राज्यों में जाइए और चुनाव लड़िए। लेकिन इनमें से किसी भी बड़े नेता ने अपने राज्य में बीजेपी के खिलाफ बगावत नहीं की और इसका कारण यही है कि बीजेपी में अनुशासन है और वहां हर नेता कार्यकर्ता के पद से बड़े बड़े पदों तक पहुंचा है। और ये जो पद हैं ये नेताओं के नहीं है, ये पद पार्टी के पद माने जाते हैं। यानी पार्टी इन पदों पर अपने कार्यकर्ताओं को बिठाती है और कार्यकर्ताओं को कभी यह गलतफहमी नहीं होती कि यह पद उनका है या उनके परिवार का है और अब उनके परिवार का व्यक्ति ही सदा के लिए इस पद पर बना रहेगा। यह फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। तो अक्सर आपने देखा होगा परिवारवाद को लेकर यह बहस होती रहती है, लेकिन परिवारवाद की जो असली परिभाषा है वो आपको आज हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी कि परिवारवाद क्या होता है, बीजेपी कैसे चलती है और कांग्रेस पार्टी कैसे चलती है। और आपने इस राज्यसभा के चुनाव में भी देखा होगा कि बीजेपी में अनुशासन देखने को मिलता है और बीजेपी की जो रणनीति है उस पर बहुत मेहनत की जाती है, लगातार काम किया जाता है और धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि रातों रात अचानक 2 दिन की मेहनत होती है, लगातार वर्षों की मेहनत होती है और तब इस मेहनत के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता फिर इस तरह के चुनावों में उतरते हैं। हम कांग्रेस को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उन्हें भी मेहनत करनी होगी, उन्हें भी अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर एक विश्वास जताना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा और वैचारिक रूप से अपने इन नेताओं को और कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि वो अपनी पार्टी में सुरक्षित हैं और उन्हें भी मौका दिया जाएगा और पार्टी में परिवारवाद अब नहीं है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज इस संकट के बीच मंदिर गए और उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ की और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इसमें हम बिल्कुल उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया है। लेकिन सोचिए जब हमारे देश के आम लोग मंदिर जाते हैं और हमारे ही देश में विपक्षी नेता
जब ये कहते हैं, राम मंदिर के समय में भी जब ये कह रहे थे कि जब आप लोग बीमार होंगे तो आप मंदिर जाएंगे या अस्पताल जाएंगे। राम मंदिर की जगह, मंदिरों की जगह आपको अस्पताल बनाने चाहिए, आपको स्कूल बनाने चाहिए, ऐसा विपक्ष के नेता एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों से कहते हैं। लेकिन अब आप यहां पर यह देखिए कि मैं आपको फिर से तस्वीर दिखाता हूं कि कांग्रेस के नेता, जो पार्टी ये कहती है कि मंदिर नहीं बल्कि अस्पताल बनाइए, उसके नेता भी जब मुश्किल में पड़ते हैं तो वो भी मंदिरों की शरण ही लेते हैं, भगवान की शरण में ही जाते हैं। देखिए, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आदित्या वसुवो रुद्रा विश्वे देवा। तो सुक्खू जी जो हैं वो अब आखिर में भगवान की शरण में पहुंचे। अब भगवान उनकी सुनेंगे या नहीं, कितनी सुनेंगे, ये आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा।